हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि आपके चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से आता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें ह्यूमन हार्ट पढ़ना है। हार्ट के पूरे पार्ट्स जितने भी हैं उन सबको पढ़ना है, नोडल टिश्यूज पढ़ने हैं और कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमें ये सब इस यहाँ आज के टॉपिक में जानने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे और अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो वहां पर बच्चों, आप जानते हैं आपका हार्ट आता है, आपके वेसल्स आते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी, सर्कुलेट करने वाला सिस्टम, यानी कि एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक लिक्विड फॉर्म में चीजों को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है जिसको बोले सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सिस्टम में ब्लड वेस्क्यूलेटरी सिस्टम आता है, इसके अंदर हम इसे पढ़ेंगे। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जहां पे ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ह्यूमन हार्ट के अंदर आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें आज स्पेशली पढ़ना है। ब्लड वेसल्स आपके आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनके बारे में आपको जानना है। और आर्टरी, वेन और कैपिलरीज ये आपका पहले हो चुका टॉपिक है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और हम ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, जिसके बारे में आपको जानना है। आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। तो हम जरा इसको जान लेते हैं, क्या है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इसका ओरिजिन क्या है बच्चों? इसका ओरिजिन है, ये मेसोडर्मली ओरिजिनेट है। ओरिजिन इसका क्या है? मेसोडर्मली ओरिजिन है। अब मेसोडर्मल की बात हो रही है, जो कि हमारे कौन से टिश्यूज आते हैं इसमें? मसल्स आते हैं। अब मसल्स इसमें किस टाइप के मिलते हैं बच्चों? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स किस टाइप के होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। अब जो मैं बना रही हूं वो क्या बना रही हूं? ब्रांच जो होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या बना रहे हैं? ब्रांच जो होते हैं। ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इस तरह के कार्डियक मसल्स से बना होता है हमारा ह्यूमन हार्ट, जिसका ओरिजिन है मेसोडर्मली। मसल्स वर्ड आते ही हमने इसको समझ लिया है, ये कैसा ओरिजिन है इसका? मेसोडर्मली ओरिजिन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट का साइज कैसा होता है। एक क्लोज्ड फिस्ट के जैसा, या क्लेंज्ड फिस्ट इसको कह सकते हैं। तो एक फिस्ट साइज होता है ये। ठीक है, हार्ट के देखिए एक मस्कुलर ऑर्गन है ये, तो इसको ना प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए बॉडी में। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए इसके बाहर एक आउटर लेयर होती है, तो इस कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। आउटर कवरिंग इसकी, जो कि इसकी प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है। प्रोटेक्टिव लेयर भी आप इसको कह सकते हैं। आप समझ के चलो ये हार्ट है,
तो ये जो डबल लेयर मैंने इसके ऊपर बनाई है, तो ये जो बाहर वाली लेयर है ये है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम लेयर अंदर से एक फ्लूइड से भरी होती है, जो कि क्या होता है, हार्ट बीट करता रहता है। तो हार्ट को कोई हार्म नहीं हो, हार्ट को बचाने के लिए एक तरीके से ये एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये लेयर जो बनी होती है, ये बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से। सीटी मैं यहां मार्क कर रही हूं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने यहां तक इसके बारे में जाना। अब सबसे अहम चीज, इसका लोकेशन क्या है। हार्ट का लोकेशन, हार्ट का लोकेशन जैसे आप मान लीजिए बच्चों, ये हमारे दो लंग्स हैं। लंग्स ये हमारे बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये हमारे लंग्स हैं। इन दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम, एक मिनिएचर आपको सिर्फ बना के दिखा रही हूं। अभी एक वेल लेबल्ड डायग्राम ये नहीं है, तो इस पर आप ज्यादा नहीं जाइएगा। देखिए अब ये हार्ट क्या है, दोनों लंग्स के बीच में, ये आपने फिस्ट साइज हार्ट बना दिया है, ठीक है, और दोनों लंग्स के बीच में बना होता है। अब मैं ना आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, वो देखिए जरा आप, कि मैं इसको बार बार रब कर रही हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, वो मेरे को आपको दिखाना है। ये क्या होता है, दोनों लंग्स हैं आपके ये, और लंग्स के बीच में अपना हार्ट है। और हार्ट जो है ये जिस कैविटी में पड़ा हुआ है, बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी में ये है। और हमारा हार्ट जो है, जैसे अब मैं इस साइड खड़ी हूं, तो ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, तो हमारा जो लेफ्ट लंग है ये राइट लंग है। तो हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, झुका हुआ है लेफ्ट साइड में। और आप देख रहे हैं कि लंग्स के थोड़ा सा अंदर जा रहा है, यानी कि ये अंदर नहीं जा रहा है, ये लंग्स के थोड़ा सा टिल्टेड होने की वजह से एक नॉच बना रहा है। एक नॉच सी बन जाती है, जैसे कोई चीज आप किसी चीज के अंदर डाल रहे हैं तो अंदर की तरफ एक नॉच बन जाती है, खांच बन जाती है, जहां पर ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है। इस हिस्से को, ये लंग्स जो है बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी में, ये जिस जगह पर पड़ा हुआ है उसको बोला है मीडियास्टिनम। ये मीडियास्टिनम में होता है। बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी, और कहां पड़ा हुआ है ये, इन मीडियास्टिनम, या फिर आप लिख सकते हैं मीडियास्टिनम में होता है। ये जो एरिया है बिटवीन टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी, इसको क्या बोले, मीडियास्टिनम, ठीक है। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है, नॉच बन जाती है एक लेफ्ट लंग में, वहां चला जाता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड है, ठीक है। ओरिजिन हमें पता चल गया, किस टाइप के मसल से ये बना हुआ है ये हमें पता चल गया, साइज आपको पता चल गया, इसकी आउटर कवरिंग आपको पता चल गई, अब आपको इसका लोकेशन भी पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस हार्ट को एक लेबल्ड डायग्राम से समझना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ इस पर पाई जाती हैं और किन चीजों की वजह से किस तरह का ब्लड सर्कुलेशन इसमें होता है। तो हमें उसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम मेंटेन करना होगा। हमारी बायोलॉजी में बिना डायग्राम के, खुद से बिना कुछ बनाए कुछ होगा नहीं। तो अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तब तक आप इसे देख लीजिए। तो आई होप आपने इसे अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है, एक डाटा हमने प्रिपेयर कर दिया है। बाकी आपको कुछ पढ़ना है तो आप हार्ट का वेट मेल्स में फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है उसको देख सकते हैं, और आप इसका लेंथ, इसका थिकनेस, इसका विड्थ आप देख सकते हैं। बाकी चीजें इसमें आपकी ये है, लेकिन अभी 11th जो आपके क्लास में है
उसमें इस डाटा से ज्यादा कार्डियक साइकिल पर ज्यादा आपको जोर दिया गया है, तो मैं उसी टॉपिक को लेकर चल रही हूँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि मैं आपको और कुछ नया आपको दे सकूं। तो अभी देखिए बच्चों, अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारा हार्ट है ट्रायंगुलर शेप्ड है और थोड़ा फिस्ट साइज है, एक फिस्ट साइज। तो इसे थोड़ा सा मैं फिस्ट साइज बना रही हूँ, ट्रायंगुलर शेप बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, डायग्राम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शेप में, तो हम उस तरफ थोड़ा जोर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर बच्चों ये हमारा फिस्ट साइज बन गया है हार्ट, और यहाँ पर हमारे हैं एट्रियम। अपर टू पार्ट्स, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, तो अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम, ठीक है। लोअर 2 चैम्बर आर आपके वेंट्रिकुलर, ठीक है। upper 2 chamber are smaller than the lower 2 chamber ventricle, तो upper 2 chamber है। तो upper chamber जो है वो कैसे हैं, मैं यहाँ इस चीज को यहाँ लिख देती हूँ। upper chamber जो है वो कैसे हैं, upper 2 chambers, यहाँ 2 डाल लीजिएगा, कैसे हैं, स्मॉलर। और लोअर 2 चैम्बर आर बिग। किससे बिग है, एट्रियम से बिग है। सबसे पहले हम राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं, वरना फिर हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें हार्ट के डायग्राम में ये कर लेना चाहिए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर के 2 चेम्बर एट्रियम है और नीचे के 2 चेम्बर आपके वेंट्रिकल हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये एट्रियम है। अब मैं लेफ्ट राइट आप मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है और यहाँ सीधा मैं डाल रही हूँ एट्रियम, ठीक है। ये वेंट्रिकल। इतनी चीजों से आप 10th क्लास तक वाकिफ है। अब किन चीजों को आपको समझना है वो देखिए। देखिए यहाँ एट्रियम वॉल देखिए आप, यहाँ ना एट्रियम वॉल थोड़ी सी पतली होती है, और आपको ये समझ लेना चाहिए एट्रियम वॉल जो है वो पतली है। अब ये पतली क्यों है यही हमें समझना है। मैं इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम वापस से ड्रॉ करके इसको पतला और मोटा कर रही हूँ। ये चीजें मैं बाद में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको डायग्राम में किस चीज का ध्यान रखना है, उन्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ कि क्या डिफरेंस है एट्रियम और वेंट्रिकुलर में। तो एट्रियम वॉल आप देखिएगा इसको थोड़ा थिन बनाया गया है। इंटर एट्रियम वॉल देखो, पहले तो ये देखिए आप, इंटर एट्रियल वॉल जो है वो थिन है, थिन। मैं ये थिन वर्ड यहां मार्क कर देती हूं। वहीं मैं इसको देखूं वेंट्रिकुलर वॉल, जो है वो थिक है, ठीक है। यहाँ पे भी एट्रियल वॉल मैं आपको दिखा रही हूँ वो थिन है, और वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो थिक है, ठीक है। यहाँ पर ये सेप्टम, क्योंकि दोनों एट्रियम्स को अलग रख रहा है, तो यहाँ वॉल की जगह हम ये क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ड सेप्टम, ठीक। अब
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इसको बोलेंगे, मतलब मैं आपको ये पूरे में ड्रॉ करना चाहिए लेकिन मैं आपको इतना ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इसमें एक चीज और आनी है। तो ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और ये कैसे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इन दोनों को अलग किया हुआ है। सेप्टम मतलब कि अलग रखने की एक चीज। अब यहां पर मैं क्या ड्रॉ करने के लिए आपसे कह रही थी वो देखिए, यहां होता है एक वॉल, यहां भी होता है एक वॉल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के नीचे। अब ये जो वॉल है, अब मैं जरा इसे हटा रही हूं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक चीज आपको ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक में सेप्टम दिखा दिया है। अब आप यहां देखिए, ये जो मैं गोले ऐसे फ्लैट जो स्ट्रक्चर बना रही हूं ये है वॉल। ये वाला जो वॉल है इसके 3 फ्लैप होते हैं, 1 2 3, और इसके जो होते हैं 2 फ्लैप होते हैं। ये वाला वॉल है, ये जो वॉल है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, तो इनके नाम है, ये 3 फ्लैप वाला तो है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल बिकॉज ऑफ फ्लैप कितने हैं, 3 हैं, और ये है बाइकस्पिड, इसके फ्लैप 2 हैं, बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल भी इसे कह सकते हैं। ये जो वॉल के जो फ्लैप हैं, ये फ्लैप वेंट्रिकुलर के अंदर, अब देखो मैं ये नेम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रब कर रही हूं ताकि आपको चीजें मैं समझा सकूं। दोनों वॉल वेंट्रिकल के अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनेम। इसका नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इसे देख लीजिएगा। जितनी चीजें मैं बना रही हूँ, लेबल्ड कर रही हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, तो आपको एक एक चीज समझना और आसान हो जाएगा कि डायग्राम में इसको कैसे देखना है, कॉर्डे टेंडिनेम, ठीक है। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर वेंट्रिकल के वॉल से चिपके हुए हैं इन रेज्ड मसल से, ये रेज्ड मसल से, ये जो रेज्ड मसल्स हैं इसका नाम भी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स हैं। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है ऐसे क्लेंज्ड, ये बिल्कुल नीचे ट्रायंगुलर इसको जो शेप में ला रहा है, ये एपेक्स है। अब यहां पर सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं, वेंट्रिकल्स के पास एसएल वॉल्व कहते हैं जिनको, सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं, इनको आप एसएल वॉल्व भी कह सकते हैं। सेप्टम का काम है एट्रिया को अलग कर दिया एक दूसरे से, वेंट्रिकल्स को अलग कर दिया। वॉल्व का क्या काम है, वॉल्व का काम होता है, जैसे ये वॉल्व यहाँ पे है तो आप देख रहे हैं वेंट्रिकल से ना ब्लड को जाना है, ये वेंट्रिकल का बहुत बड़ा काम है, इनसे ना ब्लड को जाना है। जैसे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी को, तो इन पर प्रेशर बहुत रहता है। और ये वाले वॉल्व से सेमिल्यूनर, ये राइट वाले वेंट्रिकल का जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, यहां से ब्लड जाना है कहां पे, ये ब्लड जाना है आपकी पल्मोनरी आर्टरी को, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से इन वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वॉल ओपन होगा फिर एओर्टा में, फिर बॉडी को। यानी कि इन दोनों वेंट्रिकल का काम बहुत भारी है, एक तो देता है पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी को, और एक देता है पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा, और एओर्टा से बॉडी को। इसी वजह से यहां पर ये वॉल प्रेजेंट है, और वेंट्रिकल की जो दीवारें मोटी हैं उसका कारण भी यही है, क्योंकि वेंट्रिकल्स का काम बहुत ज्यादा है, बेसिकली इसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत होना पड़ता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बहुत होता है तो प्रेशर इस पर बहुत होता है, तो इनकी दीवारें इसीलिए मोटी होती हैं। और एट्रियम का क्या है, प्रेशर उस पर भी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी उसे भी होना है, लेकिन
वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके सारा ब्लड इसमें डाल देता है वेंट्रिकल्स में, बाकी का काम आगे वेंट्रिकल पर है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एट्रियल वॉल और एट्रियल सेप्टम जो हैं वो थोड़े से थिन होते हैं, पर वेंट्रिकल पर प्रेशर ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए उनकी वॉल मोटी होती है। ये तो हुआ हमारे एक क्वेश्चन का रिप्लाई। दूसरा, वॉल्व का काम क्या है? देखो, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये क्या करेंगे कि जब ब्लड में या ब्लड की फिलिंग या वेंट्रिकल्स में हो गई है तो ये बंद हो जाएंगे ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, वेंट्रिकल से ब्लड वापस ना चला जाए एट्रियम में, इसलिए वॉल्व लग जाएगा। सेमीलुनार वॉल्व, इनका भी वही फंक्शन है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, ये ब्लड जहां आगे जाना चाहिए पीछे पलट के इनमें ना आ जाए। तो सेप्टम का काम है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोक रहे, और वॉल्व का काम क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देने का काम वॉल्व का होता है। तो यहां तक का अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको कुछ आगे की चीजें समझाती हूँ। पहले हम एक बार और इस डायग्राम को देख लेते हैं। दिस इज आवर हार्ट, दिस इज मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज मायोजेनिक, मायो मतलब मस्कुलर, मायोजेनिक ये खुद से जनरेट करता है, इस पर किसी का जोर नहीं है, इनवॉलेंट्री है ये। तो हार्ट बीट हो रही है अभी भी लगातार, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हार्ट बीट को मैं रोक सकती हूँ। तो इनवॉलेंट्री ये काम करता है। दूसरा, यहाँ इसके 4 चेंबर है, 4 में अपर 2 आर स्मॉल एंड एट्रियम एंड लोअर 2 आर वेंट्रिकल, ठीक है। अपर 2 चेंबर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लोअर 2 राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, राइट साइड लेफ्ट साइड हमने मेंशन कर लिया। अब हम इनके सेप्टम देख लेते हैं। दोनों एट्रियम के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक वॉल वेंट्रिकुलर की है, एक वॉल है आपकी एट्रियम की, ठीक है। अब एट्रियम की वॉल थोड़ी पतली होती है क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कम करना पड़ता है, वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इनका काम ज्यादा है, इन पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक। अब वॉल राइट एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसके 3 फ्लैप होते हैं जो कि राइट वाले वेंट्रिकल से कॉर्डे टेंडिने जैसे धागों से जुड़ा होता है। अब ये धागे एक मसल से चिपके रहते हैं, वो जो रेज्ड मसल है उनको पैपिलरी मसल्स कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा अब राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि कॉर्डे टेंडिने से जुड़ा हुआ है और पैपिलरी मसल्स की वजह से जुड़ा हुआ है। नीचे वाले पार्ट आपके सेमील्यूनार वॉल्व है, ठीक है। अब हम इस लेबर्ड हार्ट में कुछ करने वाले हैं, वो क्या है? हमें सर्कुलेशन समझना है। तो तब तक बच्चों आप इस डायग्राम को देखो, क्योंकि अब मैं जो नेम्स हैं इनको हटाने वाली हूं, अब मैं इसमें सर्कुलेशन आपको समझाने वाली हूं। अब बच्चों अगर आपने डायग्राम देख लिया हो तो मैं अब कुछ लेबलिंग यहां से हटा रही हूं। उसका रीजन ये है कि मेरे को आपको सर्कुलेशन वाला पार्ट भी बताना है कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसको ऑक्सीजनेशन के लिए जाना है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे एओर्टा। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं कुछ लेबलिंग आपकी यहाँ से हटा रही हूँ। तो देखते हैं बच्चों क्या करना है। यहाँ से डायग्राम तो एज इट इज रहेगा, लेबलिंग क्योंकि हमारे पास उतना नहीं बन पाएगा। देखें क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू आता है? इम्प्योर ब्लड कम्स बाय वेना कावा। तो आपकी वेना कावा क्या करती है? राइट एट्रियम में ब्लड देगी, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया है, अब क्या होगा? वॉल्व खुल जाएंगे। कौन सा वॉल्व है? ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये ओपन होगा और ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहां से चला जाएगा ब्लड, कहां? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब फिलिंग हो गई है उसके बाद क्या होगा? सेमीलुनार वॉल्व, ये सेमीलुनार वॉल्व भी ओपन होंगे और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जा रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद, ऑक्सीजनेशन हो गया यहाँ पर ब्लड का, प्योर ब्लड कर दिया, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। प्योर ब्लड होने के बाद ये आपकी, यहां से मैं बिल्कुल अलग अलग चीजें आपको बता रही हूं, यहां प्योर ऑक्सीजनेशन होने के बाद प्योर ब्लड किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, देखिए पल्मोनरी वेन और आर्टरी, इनका सिस्टम अलग है और आर्टरीज और वेन का सिस्टम अलग है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका प्योर ब्लड आ जाएगा और ये प्योर ब्लड इस वॉल्व के थ्रू किसके पास जाएगा? वॉल्व ओपन होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर सेमिलुनर वॉल्व ओपन होंगे और सेमिलुनर वॉल्व प्योर ब्लड को देगा एओर्टा को, और एओर्टा के थ्रू ब्लड आर्टरीज और आर्टरीज से आपकी पूरी बॉडी तक ट्रांसफर होगा। इस तरह का सर्कुलेशन होता है। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड की क्या कंडीशन है और प्योर ब्लड की क्या कंडीशन है। सर्कुलेशन आपको अगर ऐसे समझना है, आपको डायग्राम बनाना है, चॉइस आपकी है, आप सभी तरीके से समझ सकते हैं। इम्प्योर ब्लड आएगा वेना कावा में, वेना कावा इसको देगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वॉल्व ओपन होंगे और देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व ओपन होंगे और देन आपका पल्मोनरी आर्टरी इसको ले जाएगी कहां? लंग्स के पास, ठीक है। मैं इसको ऊपर बना देती हूँ। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा। अब लंग्स से ब्लड जाएगा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड यहां हम ऐसे कर देते हैं, प्योर ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट एट्रियम को देगी, देन वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, देन सेमिलुनर वॉल्व ओपन एंड देन एओर्टा, और एओर्टा से बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होगा। इस टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये है बच्चों आपका पूरा बॉडी ब्लड का काम करने का तरीका। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों हार्ट में। ये तो हमने हार्ट का एक चीज पढ़ा, अब हम हार्ट का नोडल टिश्यूज पढ़ेंगे। नोडल टिश्यूज पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है वो देखते हैं, क्योंकि हमें कार्डियक साइकिल पढ़ना है बच्चों। तो अब हम नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा से मेरे को हार्ट ड्रॉ करना है और आपको नोडल टिश्यू समझाना है। हमने देखो 3 बार हार्ट को ड्रॉ करके समझा है, एक बार सर्कुलेशन के लिए, एक बार सिर्फ उसके पार्ट पढ़ने थे। अब मुझे नोडल टिश्यू बताना है क्योंकि मैं आपको अब कार्डियक साइकिल समझाने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे वापस से हार्ट को ड्रॉ करना है और क्या क्या चीजें उसमें हैं वो आपको बतानी है। नोडल टिश्यू ये ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से जनरेट करता है, खुद से एक्साइट होता है, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। इसको समझने के लिए राइट एट्रियम के ये राइट साइड के कॉर्नर पे या टॉप राइट कॉर्नर पे एक मस्कुलर टिश्यू है, एक्चुअली में मसल है पर मस्कुलर टिश्यू मैं इसको कह रही हूं। ये पड़ा हुआ है, इसका नाम है SAN। क्या? SAN, साइनो एट्रियल नोड। क्या? SAN। ये क्या करता है? सिग्नल्स देता है एट्रियम को और एक्साइटमेंट जनरेट करता है, एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देता है एट्रियम्स को। तो देखो ये क्या करेगा? सिग्नल देगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे सिग्नल पूरा होगा तो ये सिग्नल जाएगा राइट एट्रियम के किस
बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की तरफ और यहां पहुंच जाएंगे ये सिग्नल, क्योंकि पूरे हार्ट को सिग्नल मिलना चाहिए ना, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा, तब जाके आगे कोई चीज होगी। तो सिग्नल तो पूरे हार्ट को मिलना है और हार्ट बीट तभी होगी, तो ये आगे पहुंचेगा। यहां पे ये वाला जो नोड है इसको बोलेंगे एवी नोड, ठीक है। एवी नोड तक सिग्नल आने के बाद ये सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार कर जाता है, और सेप्टम को पार करने वाली जो जगह है उसका नाम है बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल। इस डायग्राम में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज इसी तरीके से बताई जा रही है जैसा होता है। अगर किसी बुक में कोई इश्यूज है, कोई आपको लग रहा है कोई डाउट है, तो वो मुझे आप बता सकते हैं। एवी नॉट, सॉरी एवी बंडल, ये सिग्नल अब एवी बंडल तक आ गए, ठीक है। एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पार कर देता है, यानी कि वेंट्रिकल के टॉप तक आ गए। यहां से आने के बाद दो ब्रांचेस निकलती हैं, इनको बोलते हैं बंडल ब्रांचेस, ठीक। बंडल ब्रांचेस इन्हें कहते हैं। ये बंडल ब्रांचेस क्योंकि वेंट्रिकुलर तक भी तो जाना है, तो वेंट्रिकुलर तक जाने के लिए ये बंडल ब्रांचेस आगे छोटे छोटे वेंट्रिकुलर पे घूमते हुए फाइबर्स बना रही हैं, जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स। अब देखो बच्चों क्या होता है, एसएएन क्या करेगा, सिग्नल्स देता है। अब सिग्नल देता है तो ये सिग्नल किसने, एट्रिया को देख, एक्चुअली में एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देता है, और ये सिग्नल पूरे एट्रियम तक जाते हैं। यहां से सिग्नल कंप्लीट होकर पहुंच जाता है एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल ब्रांचेस एंड देन पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर रहा है और जिससे वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, किस तरह का टिश्यू है ये, ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है। ये सिग्नल्स जनरेट करता है, और ये एक, इसे कहा जाता है पेस मेकर, एसएएन का दूसरा नाम पेस मेकर भी है। अब पेस मेकर इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। व्हाट एम आई सेइंग, कि देखो हार्ट में एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा फिर रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स, तो हार्ट की एक रिदमिक एक्टिविटी हो रही है, हार्ट बीट कर रहा है। एक्चुअली में ये हार्ट बीट को बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये एक मिनट में कितने सिग्नल देता है, ये एक मिनट में 70 से 75 तक के सिग्नल दे देता है पर मिनट में। तो ये जितने सिग्नल देता है उतनी हार्ट बीट होती है। तो यानी कि हार्ट बीट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ये इतने सिग्नल आए, सोचो 70 सिग्नल आए तो हार्ट बीट पर मिनट 70 हो गई। हमारा अपन नॉर्मल जो जनरल लेके चलते हैं वो 72 है, तो 72 अगर सिग्नल्स आ रहे हैं तो 72 पर मिनट हार्ट बीट हो गई। तो ये पेस मेकर एक तरीके से क्या, इसको पेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एसएएन साइनोएट्रियल नोड, इसे पेस मेकर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द rhythmic contractile activity of heart। कितने सिग्नल देता है, 70 to 75 पर मिनट सिग्नल देता है, और जितने ये सिग्नल देता है उतनी ही आपकी हार्ट बीट है। जितने मान लो ये 72 दे रहा है तो ये हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये मैं नीचे भी लिखवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी हार्ट बीट बताई जाती है। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि इसका वे क्या है, तो सिग्नल्स का वे क्या है, अगर देखा जाए तो सिग्नल्स का वे क्या है, आपके एसएएन टू सिग्नल जाते हैं एवी नोड,
एवी नोड टू सिग्नल जाते हैं कहाँ, बंडल ऑफ हिज, ये मैं यहां लिख देती हूँ, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से सिग्नल जाते हैं बंडल ब्रांचेस, दो बंडल ब्रांचेस हैं आपकी, और बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर। अगला क्वेश्चन ये पेसमेकर से हो गया, साइंस एसएन से हो गया, इसकी जो वे है सिग्नल्स का वे वो आपने क्लियर कर दिया। अब ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सेम टाइप के सिग्नल्स पूरे में, जैसे ये पूरा वे है यहाँ पे सब में सेम सिग्नल्स जा रहे हैं, क्या किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो सबसे ज्यादा सिग्नल्स एसएन पर ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही है जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो यहीं पे सबसे ज्यादा सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। एक तरीके से एट्रियम्स का डीपोलराइजेशन हो गया, फिर उस पर सिग्नल खत्म, फिर वेंट्रिकल्स का शुरू, और उसके बाद वहां से सिग्नल पूरे हार्ट पर चले गए। तो मैं आपको नोडल टिश्यूज पर कुछ लाइनें लिखाऊंगी, तब तक आप इसे देखें। सो बच्चों, नोडल टिश्यूज आर ऑटो एक्साइटेबल, क्या है, ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, हार्ट बीट को डिसाइड करता है एसएन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर। तो इतनी चीजें आपके सामने आ गई है, इसका वे आ गया है, सिग्नल्स वेरी करते हैं, बिल्कुल वेरी है कि इनका सबसे ज्यादा नंबर जो आपको मिलेगा वो एसएन पर मिलेगा, पेसमेकर की तरफ मिलेगा। तो ये अपना नोडल टिश्यू क्लियर है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। जब हम इसको पढ़ चुके हैं ना, तो अब हमें कार्डियक साइकिल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्डियक साइकिल पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, हार्ट बीट का रेट कौन डिसाइड करता है, एसएन पेसमेकर डिसाइड करता है, हार्ट बीट का रेट एसएन डिसाइड करता है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल, उसको देखते हैं उसमें क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल, इसकी टाइमिंग है 0.8 सेकेंड की, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए दो वर्ड्स अपने दिमाग में रख लेना, सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन। अब हम पढ़ते हैं सिस्टोल। देखो कार्डियक साइकिल बेसिकली मैं अगर वैसे समझाऊं, आप कुछ लाइंस में बताना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं। कार्डियक साइकिल सबसे पहले एट्रियम्स का कॉन्ट्रैक्शन, देन एट्रियम रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड देन वेंट्रिकल रिलैक्स, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। इस पूरे साइकिल को बोलेंगे कार्डियक साइकिल, और एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब इसके इवेंट्स क्या क्या है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हमें देखना जरूरी है। फर्स्ट, जॉइंट डायस्टोल, पहला इवेंट पढ़ा रही हूं मैं, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, सारे जो चैम्बर हैं 4 चैम्बर आर रिलैक्स्ड, 0.4 सेकेंड, ऑल चैम्बर्स रिलैक्स्ड। ठीक है, क्या होता है जरा देखें, ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड। वेना कावा ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड दिया किसको, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम में क्या थे, वॉल्व, और वॉल्व ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो थे इनके थ्रू गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में फिलिंग हो गई, ठीक। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाना है कहां पर, इसको जाना है पल्मोनरी आर्टरी। और अब मैं आ जाऊं यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि आपके जो पल्मोनरी आर्टरी में प्योर ब्लड किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम में वही बायकस्पिड वॉल्व, और बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे एओर्टा में जाना है, और इससे कहां जाना है, इससे जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
तो मतलब मैं आपको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए ये जाएगा एओर्टा। इसमें देखा जाए तो बेसिकली दोनों में ही फिलिंग हुई है, मतलब चारों चेम्बर रिलैक्स हैं, अभी फिलिंग चल रही है। अब हमें डायस्टोल से बाहर आना है। डायस्टोल से अगर बाहर आना है तो फिर क्या होगा, एसएएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। वही तो हमने पढ़ाया था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वही आपको पढ़ना है। अब आप डायस्टोल से बाहर आएंगे तो एट्रियम सिस्टोल होगा। सेकेंड इवेंट क्या होगा कि आप यहां से देखो डायस्टोल से बाहर आ जाइए। हम एक एक चीज को उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हम समझते हैं। जरूरी नहीं है हम एक किताबी लैंग्वेज को लिखें, हम अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हैं। हम इसको आउट आएंगे तो इसके लिए क्या होगा, एसएएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सिग्नल्स जनरेट होंगे। ठीक है, सिग्नल्स आए। सिग्नल्स आने के बाद आप पहुंच गए सेकंड इवेंट की तरफ, जहां पर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल ये 0.4 सेकंड का, ये 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होने वाला है। 0.1 सेकंड, ये ज्यादा समय के लिए होगा, कुछ सेकंड, 0.1 सेकंड के लिए ये हुआ। अब एट्रियल सिस्टोल जो हुआ उसमें क्या क्या होता है देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहूं, एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एवी वॉल ओपन होंगे, खुल जाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इस कंडीशन को आप लिखेंगे, तब तक आप इसे देखो। चलिए बच्चों, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल जब होगा 0.1 सेकंड के लिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों एट्रियम, बोथ एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो नीचे एवी वॉल्स हैं, वहां से ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाता है किसकी तरफ, टू द वेंट्रिकल्स की तरफ। तो 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही क्लियर हो गया कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, अब पूरे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमने अभी नोडल टिश्यू में पढ़ा था। तो अब वेंट्रिकुलर तक पहुंचना है, तो एसएएन से सिग्नल कहां जाएंगे, अब क्या कहां जाएंगे, एवी, एवी नोड, एवी नोड से कहां जाएंगे, एवी नोड से आप भेजेंगे उसको एवी बंडल, एवी बंडल से आप उसको कहां भेजेंगे, बंडल ब्रांचेस, एंड देन पुनकेंजे फाइबर, बंडल ब्रांचेस, क्योंकि भाई उसका एट्रियल का खत्म हो गया, एट्रियल रिलैक्स, अब वेंट्रिकुलर का करवाना है। तो बंडल ब्रांचेस, एवी बंडल से बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर तक आपने इसको पहुंचा दिया। ठीक है, अब मैं पुरकिंजे फाइबर के बाद इस चीज को थोड़ा यहां ला रही हूं बच्चों, क्योंकि ये एक जगह ही बनना जरूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल खत्म, ज्वाइंट डायस्टोल से एट्रियल सिस्टोल पे आए। अब हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ना है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसमें फीलिंग हो गई या कॉन्टैक्ट करेगा वो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो एवी वॉल क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर बोथ वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, सिस्टोल होंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। वही लाइन लिखनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एवी वॉल क्लोज, एवी वॉल क्लोज।
अब जब वॉल्व क्लोज होते हैं तो बच्चों पहली हर्ट साउंड आती है लब। जब वॉल्व क्लोज होते हैं तभी साउंड आती है, तो पहली हार्ट साउंड आती है लब। एबी वॉल्व क्लोज हो गए, वेंट्रिकुलर्स पे प्रेशर बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो एसएल वॉल्व्स ओपन होंगे, पर साउंड हमेशा वॉल्व के क्लोज होने पे आएगी, बंद होने पे नहीं आएगी। तो एबी वॉल्व क्लोज हो गए, अब यहाँ वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्ट और प्रेशर बढ़ गया, तो एसएल वॉल्व ओपन। एसएल वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड एक वेंट्रिकल भेजेगा, कहाँ? एक वेंट्रिकल ब्लड को भेज रहा है भाई, कहाँ पे भेज रहा है? पल्मोनरी आर्टरी को, एक भेज रहा है एओर्टा को, तो ब्लड बाहर। फिर जैसे ही वेंट्रिकुलर्स आपके कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया तो वेंट्रिकुलर क्या होंगे? रिलैक्स्ड होंगे। और उस कंडीशन में जब वेंट्रिकुलर का पूरा काम हो जाता है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होते हैं, यानी कि एंडिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म होगा, देन क्या होगा? एसएल वॉल्व क्लोज। एसएल वॉल्व अगर क्लोज होंगे तब फिर से एक साउंड आएगी जिसको बोलेंगे डब। हार्ट साउंड वाल्व के क्लोज होने पे आती है। पहली साउंड लब साउंड आती है कब? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, जहां पर एबी वॉल्व क्लोज होते हैं, और देन उसके बाद आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने का टाइम है, तब उसके एंडिंग पर एसएल वॉल्व क्लोज होते हैं, तब साउंड आता है डब। वॉल्व का काम है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, तो निश्चित सी बात है ये बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पीछे ब्लड ना चला जाए। ये जॉइंट डायस्टोल, ये एट्रियल सिस्टोल और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कार्डियक साइकिल पूरे 0.8 सेकंड का है, 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3, 0.8 सेकंड का आपके पास कार्डियक साइकिल आ जाता है। इस कार्डियक साइकिल में आपके 1 मिनट में जितने कार्डियक साइकिल्स होंगे वो ही आपके क्या बताएंगे। अब आपका कार्डियक आउटपुट आपको निकालना है, तो उसके लिए आप देखो, मैं आपको इस कार्डियक साइकिल को अब डायग्राम से समझाती हूँ, और डायग्राम से आई एम डैम श्योर अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। डायग्राम से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, उसको समझिए। कार्डियक साइकिल, चलो भाई एक साइकिल बना लें। इस साइकिल का हाफ पार्टीशन 0.4 सेकंड का बनाया, और यहां पर आपने कहा क्या करने थे, यहां पर 4 चेंबर्स आर रिलैक्स्ड, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है। हम डायग्राम के थ्रू चीजें समझा सकते हैं। 0.1 सेकंड का, जैसे ही आप जॉइंट डायस्टोल से बाहर आएंगे, क्यों आएंगे आप बाहर? एसएएम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही वो जनरेट करता है, यहां से जॉइंट डायस्टोल से बाहर आने का एक ही तरीका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो आप जाएंगे एट्रियल सिस्टोल की तरफ, एट्रियल सिस्टोल। यहां पर हमारे ऊपर के 2 चैम्बर तो सिकुड़ जाएंगे, पर नीचे के अभी रिलैक्स्ड है। यहां पर तो चारों ही रिलैक्स थे, यहां पर क्या होगा? ऊपर के एट्रियम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। यही बताया था मैंने आपको, ब्लड फ्लो इंक्रीज, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है। अब जब हम एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, इसके बाद क्या होता है? आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट, मैं स्टार्ट नहीं लिख रही हूं, मैं जब स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगी तो आप यहां मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग हो रही है तो एवी वाल्व क्या होते हैं? क्लोज। क्यों क्लोज हो रहे हैं भाई? कारण यहां से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, पीछे ना चला जाए। एवी वाल्व क्लोज, और पहला हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब।
हार्ट साउंड, वाल्व के क्लोज होने से ही साउंड आता है, ओपन होने से नहीं। तो पहला हार्ट साउंड हमने लब आ गया, ठीक है भाई। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है 0.3 सेकेंड के लिए। यहां पर देखो, अब मैं क्या करती हूँ, ये तो रिलैक्स होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराती हूँ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके एसएल वॉल पूरी तरह से, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका हो रहा है तो एसएल वॉल ओपन होंगे। तो एसएल वॉल जब ओपन होंगे तो यहां से एसएल वॉल ओपन होने के कारण वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम क्या होगा, एक राइट वाला वेंट्रिकल देगा किसको, पल्मोनरी आर्टरी को, ये वाला लेफ्ट वाला देगा आपके एओर्टा को। तो एसएल वॉल ओपन हो जाते हैं। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाता है तो क्या होता है, सारा ब्लड बाहर कर दिया। अब क्या है, ये रिलैक्स वाली कंडीशन में जाएगा। तो एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा बच्चों, एसएल वॉल क्लोज, एसएल वॉल क्लोज। तो दूसरा हार्ट साउंड आता है डब। तो आपका हार्ट साउंड लब डब ऐसा आता है। और ये साइकिल खत्म, एसएल वॉल के क्लोज के बाद अब नई साइकिल शुरू। तो कार्डियक साइकिल आपके एक्शन पोटेंशियल कितने जनरेट कर रहा है, वो एसएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है आपके 72 टाइम्स या 70 to 75 टाइम। कार्डियक हार्ट बीट कितनी आ रही है आपकी, एसएन आपकी हार्ट बीट बता रहा है, तो ये इतनी आ गई, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ये इतने ही जनरेट कर रहा है। जितने एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर रहा है, एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की चल रही है, 0.8 सेकेंड की, ठीक है। अब क्या होता है, एक और चीज पढ़नी है हमें, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करते हैं तो आपका राइट वाला वेंट्रिकल और लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर ये क्या है, ब्लड को बाहर फेंकते हैं। मैंने आपको बताया ना, इस पर काम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड को बाहर फेंकते हैं। एक एओर्टा को देता है, एक पल्मोनरी आर्टरी को देता है। तो जब ये ब्लड को बाहर फेंकते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक वेंट्रिकुलर जितना ब्लड एक कार्डियक साइकिल में बाहर करेगा, एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा, 70 ml, ठीक है। एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकेंड की है, उसमें जितना ब्लड बाहर फेंकेगा उसको बोलेंगे उसका स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है, तो 1 2 3, अब हम आ जाते हैं कार्डियक आउटपुट। फाइनल चीज जो हमें निकालनी है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, इसका फॉर्मूला है बहुत बढ़िया, क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट। एक आपके कार्डियक साइकिल का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया, 70। हार्ट बीट आपकी एक मिनट में कितनी हो रही है, 72। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपका आंसर 5040 ml अप्रॉक्स आता है। और अप्रोक्सीमेट इसको लिख दिया जाता है 5 लीटर। तो इतना ब्लड पंप होता है, हार्ट इतना ब्लड बाहर पंप कर रहा है, मतलब बॉडी के अंदर हार्ट जो है वेंट्रिकल्स इतना ब्लड दे रहे हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट। एक मिनट में आपकी जितनी हार्ट बीट है उसमें एक कार्डियक साइकिल में जितना स्ट्रोक वॉल्यूम आपका है उसको हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 लीटर के बराबर आपका ब्लड आपके हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ये क्या हो, पंप हो रहा है पर मिनट, ठीक है। ऐसे एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट जनरेट करता है। अब इसमें कुछ ऊपर नीचे अगर 72 से कम या 72 तक या उससे ज्यादा एक दो ऊपर हो सकता है, इसके बीच में ही आना चाहिए। और फिर हार्ट भी उतना करता है। हार्ट क्या करेगा, हार्ट बीट उतने ही जनरेट होंगे एक मिनट में 72 टाइम्स। अब क्या होता है, सोचो आपका
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब सब रिलैक्स्ड चल रहा है तो आपके कार्डियक आउटपुट, आपके हार्ट बीट, आपके एक्शन पोटेंशियल कम रहते हैं। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब सोचो आप डर वाली कंडीशन में हो, आप बहुत नर्वस हो, आप घबरा रहे हो या ऐसी पैनिक कंडीशन है, तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाता है, एक घबराहट सी होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन चीजों पर फर्क पड़ता है। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपको मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको भी अपने टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने ह्यूमन हार्ट, उसकी एक डाटा, उसका डायग्राम, उसके नोडल टिश्यू, उसके एक्शन पोटेंशियल्स, कार्डियक साइकिल्स, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना हमने बात की थी वो पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अगर बच्चों आपके पास ऐसे कोई टॉपिक हो जो आपको समझने में दिक्कत आए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू बच्चों।